हेलो नमस्कार, साइक्लोन फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बन रहे भीषण चक्रवात के ट्रैक के बारे में बात करेंगे। कहां पर इसका लैंडफॉल हो सकता है, कौन सी तारीख को ये किस कैटेगरी में देखा जा सकता है। डिटेल से इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे और साथ ही जानेंगे कि भारत के भी इस साइक्लोन से 5 ऐसे राज्य हैं जो भीषण तबाही की चपेट में आ सकते हैं, तो वहां पर भी सतर्कता रहने की जरूरत है। ये साइक्लोन एक साथ 3 देशों पे हमला कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के कई राज्य इस साइक्लोन से प्रभावित हो सकते हैं। अभी आप देख पाएंगे कि जीएफएस, ECMWF, कई सारे वेदर मॉडल्स इसको जो है वो लगातार इक्वली ट्रैक दिखाना अब शुरू कर चुके हैं और विंड शेयर भी अब इस साइक्लोन के फेवरेबल में दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर सी सरफेस टेम्परेचर भी म्यांमार और बांग्लादेश के तटों पर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 30 से 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं और जबकि जो उड़ीसा, आंध्रा के तटों पे टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें कि ये साइक्लोन आखिरकार किस ट्रैक पे जाएगा और कहाँ पर लैंडफॉल करेगा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये साइक्लोन कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये साइक्लोन का जो लैंडफॉल एरिया है, ये सिस्टम बांग्लादेश को हिट करने वाला है। आप देखेंगे कि 8 मई को आज ये सिस्टम लो प्रेशर की कैटेगरी में रहेगा और उसके बाद 9 और 10 मई को ये सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि उस समय इसका जो विंड स्पीड है 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं कल 9 मई को और 10 मई को ये सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा। तो वहीं पर 10 मई और 11 मई यानी कि 10 मई की शाम से ही ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। उस समय इसका जो विंड स्पीड है वो 65 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं यहाँ पे देखी जा सकती है, यानी कि 11 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे होने के चांसेस रहेंगे और विंड स्पीड भी जो है वो 70-75 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे विंड स्पीड देखने को मिल सकता है। इसके बाद 12 मई तक ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाएगा और उस समय जो इसका विंड स्पीड है वो 120 किलोमीटर तक देखा जा सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये सिस्टम जैसे जैसे तटों के पास में पहुंचेगा यानी कि स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये सिस्टम 12 मई को सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा। उसके बाद ये सिस्टम 13 मई को वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी भी पकड़ लेगा, यानी कि उस समय जो इसका विंड स्पीड है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये सिस्टम के आसपास जो है हवाएं देखने को मिलेगी, यानी कि जो आप रेड कलर में देख पा रहे हैं इस एरियाज में ये हवाएं चलने की संभावना रहेगी। उसके बाद 14 मई को ये सिस्टम बांग्लादेश के भागों में लैंडफॉल करेगा, यानी कि चिट्टगोंगा के आसपास इसका जो है वो लैंडफॉल हो सकता है। मेजकली चिट्टगोंगा के आसपास ये सिस्टम लैंडफॉल करने की संभावना बनी हुई है और इसका लैंडफॉल के समय ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा। तो उस समय विंड स्पीड है वो 120 से 125 किलोमीटर के आसपास विंड स्पीड देखा जा सकता है इन आसपास के इलाकों में, यानी कि जिसमें नॉर्थ म्यांमार के भागों में भी विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। तो वहीं पर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के भागों में भी विंड स्पीड 100 से प्लस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी भी जो बांग्लादेश के कोस्टल रीजन में सभी पे जो है वो इसका विंड स्पीड यानी कि 110 से प्लस यहाँ पे विंड स्पीड देखने को मिलेगा लैंडफॉल के टाइम पे। और ये सिस्टम 10 यानी कि 13 मई और 14 मई के बीच में ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन से इंटेंस वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी इसकी जाने की संभावना अभी के मुताबिक नज़र आ रही है। उस समय जो है वो इसका विंड स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो विंड स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर के आसपास तक जा सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं थोड़ी सी कम है। लेकिन 150 किलोमीटर के आसपास हवाएं इस सिस्टम से देखी जा सकती हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो बांग्लादेश के कोस्ट पे सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी कि साउथ ईस्ट कोस्ट पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट बांग्लादेश के भागों पे देखने को मिलेगा। तो वहीं पर म्यांमार के नॉर्थ कोस्ट पे इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम का जो यानी कि रेनफॉल एक्टिविटी है वो ईस्ट में ज़्यादा रहने की संभावना है, जबकि वेस्ट में रेनफॉल एक्टिविटी इतना नहीं होगा। हालांकि भारत के राज्य में वेस्ट बंगाल में इसका विंड स्पीड जो है वो हाई रहेगा, यानी कि कोलकाता से साउथ में विंड स्पीड जो है वो यानी कि लैंडफॉल के टाइम पे और यानी कि 12, 13 और 14 मई को बांग्लादेश के जो वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे विंड स्पीड
100+ यहाँ पर भी देखा जा सकता है कुछ भागों में, और जबकि आंतरिक भागों में कोलकाता और इसके आसपास के रीजन पे 60 से 70 किलोमीटर के आसपास हवाएं देखी जा सकती है, और रेनफॉल एक्टिविटी भी वेस्ट बंगाल के ज़्यादातर भागों में देखने को मिलेगी। तो वहीं पर उड़ीसा के कुछ एक कोस्टल यानी कि साउथ ईस्ट कोस्ट पे इसका इम्पैक्ट, हल्का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा 13 मई के आसपास। उस समय यहाँ पे हवाएं भी तेज़ हो सकती है। तो बांग्लादेश के साथ साथ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साउथ ईस्ट कोस्ट पे जो भी यहाँ पे लोग हैं वो यानी कि 12 से 14 मई के बीच में समुद्र में ना जाएं। यहाँ पे कुछ भी आपके साथ अनहोनी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अचानक से हवाएं की स्पीड बढ़ सकता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो सतर्कता बरतने की यहाँ पे ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये साइक्लोन हालांकि भारत पे हिट नहीं कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन इसका इम्पैक्ट है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के साथ साथ पश्चिम बंगाल के भागों में इसका ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी तबाही होने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि आमतौर पे साइक्लोन का जो विंड स्पीड है वो 60 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है। तो वही विंड स्पीड वेस्ट बंगाल के साउथ ईस्ट कोस्ट पे दिखेगा, और साथ ही मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भागों पर भी यही विंड स्पीड देखने को मिलता है। तो इसके अलावा बांग्लादेश पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, और म्यांमार के तटों पे इसका डायरेक्टली लैंडफॉल होने के चांसेस नहीं हैं, और वहीं पर भारत के वेस्ट बंगाल पर भी इसके लैंडफॉल के चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बांग्लादेश के कोस्ट पे यानी कि मैसखाली और चिटगोंगा के आसपास इस सिस्टम का लैंडफॉल होने वाला है, और 14 मई की शाम तक ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। और उसके बाद में 14 मई की रात को, 15 मई की रात को ये सिस्टम जो भारत के पूर्वी राज्य हैं यहाँ पे भीषण तबाही मचा सकता है। रेनफॉल एक्टिविटी भी अगर हम बात करें त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और साथ ही जो नागालैंड के इलाके हैं, असम के इलाके हैं, मेघालय, यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी देखी जा सकती है। तो वहीं पर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के भागों में भी वेरी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी की चांसेस यहाँ पर भी बने रहेंगे। उड़ीसा पे ज़्यादा एक्टिविटी, इसकी रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर भी होने की संभावना रहेगी। और साथ में जो है वो म्यांमार के तटों पर इसका भारी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है 13 और 12 से ही हालांकि म्यांमार और बांग्लादेश के भागों में रेनफॉल एक्टिविटी शुरू हो सकती है। तो वहीं पर पूर्वी भारत के भागों पर भी 12 मई के बाद रेनफॉल एक्टिविटी शुरू हो सकती है। तो अंडमान निकोबार में भी 11-12 मई को यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो 9 और 10 को यहाँ पे मॉडरेट टू लाइट टू मॉडरेट, तो कहीं कहीं पर वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी भी नॉर्थ एंड सेंट्रल अंडमान निकोबार आइलैंड के भागों में देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से ये सिस्टम आने वाले दिनों में अपना ट्रैक जो है रहने वाला है, और फाइनली इसी ट्रैक पे ये सिस्टम जाएगा। इसके ज़्यादा चांसेस, अगर ये सिस्टम हो सकता है तो म्यांमार की तरफ थोड़ा सा और झुक सकता है, कि म्यांमार और बांग्लादेश के आइसोलेटेड प्लेसेस पे, सीमावर्ती क्षेत्रों पे ये सिस्टम थोड़ा लैंडफॉल के चांसेस और नज़र आ रहे हैं। लेकिन संभावित है कि 90% तक यही ट्रैक इस सिस्टम का रहने वाला है, और इसमें ज़्यादा चेंजेस आने की संभावना अब नज़र नहीं आ रही है। लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो इसका साउथ में ही थोड़ा झुकाव देखने को मिल सकता है। तो इससे जो है वो भारत में अगर इम्पैक्ट, सतर्कता बरतने की ज़रूरत है तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साउथ ईस्ट कोस्ट पे लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो वहीं पर पूर्वी भारत के तमाम राज्यों में इस साइक्लोन का इम्पैक्ट दिखेगा, हेवी टू वेरी हेवी। तो वहीं पर साउथ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे होने की संभावना है। तो और काफ़ी ज़्यादा विंड स्पीड भी यहाँ पर रहेगा। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा घबराने की या फिर डरने की इस साइक्लोन से ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सावधान रहिए, और इसके बारे में हम आगे भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।